नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में गुरु राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे खराब युति मानी गई है, लेकिन गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक। राहु हैं भ्रम, तो राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभाव और शुभ फलों में कमी लाते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये योग आपकी कुंडली में किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं आपके जीवन पर और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस गुरु चांडाल दोष के बनने पर। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये गुरु चांडाल योग हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर देवगुरु के महापरिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा और आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव, पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी
तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर, परिवार, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को, घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी स्वयं
भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और देवगुरु के परम मित्र हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में हो रहा है। अभी तक गुरु का गोचर अष्टम भाव में था। जब कोई ग्रह एक खराब भाव से निकल करके अच्छे भाव में गोचर करता है तो नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। पंचम और नवम त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं, लक्ष्मी स्थान माना गया है इनको। और एक त्रिकोण का स्वामी, एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी दूसरे लक्ष्मी स्थान नवम भाव में गोचर करे तो फिर सिंह राशि के जातकों के लिए कितना बेहतर रिजल्ट मिल सकता है इस गोचर काल में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गुरु भाग्य भाव में है, राहु भाग्य भाव में हैं। गुरु विस्तार के कारक हैं और राहु असीम विस्तार के कारक हैं। विस्तार किसका करेंगे? नवम भाव की चीज़ों का। नवम भाव क्या है? भाग्य है, तो भाग्य का विस्तार करेंगे। सीधी सी बात है कि इस गोचर काल में सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। कम परिश्रम में अधिक लाभ। जितने भी रुके हुए काम वो पूरे होंगे। जो काम अभी तक बिगड़ रहे थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धन संपदा में वृद्धि होगी। संतान की प्राप्ति होगी। संतान की भाग्योन्नति होगी। ये सब कुछ होगा। बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही उत्तम गोचर है गुरु का और राहु का भाग्य के भाव में। लेकिन वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूं, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। देखिए, नवम भाव क्या है? पिता, गुरु और भाग्य। राहु विस्तार के कारक तो हैं, लेकिन राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। अब यहाँ पर गुरु के गोचर से शनि सप्तम में है, दिग्बली हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। जब आपको हर तरफ से लाभ होना शुरू होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, संतान की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। जब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा तो आपके मन में ईगो, अहंकार भी जन्म लेगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूँ। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य है ग्रहों के राजा। नैसर्गिक रूप से आपके अंदर अहंकार, ईगो होता है। अब राहु विस्तार के कारक हैं, तो क्या करेंगे? आपके अहम को, आपके अहंकार को, आपके ईगो को बढ़ा देंगे। फलतः हो सकता है कि पिता, गुरु या वृद्धजनों की कोई बात आपको अच्छी ना लगे। कोई बात नहीं, पिता हैं, गुरु हैं, वृद्धजन हैं, आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अच्छी लगे ना लगे ये आप पर है। तो हो सकता है कोई बात आपको अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं। जो बात अच्छी लगे मान लीजिए, जो अच्छी ना लगे मत मानिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भूल करके भी अपने अहंकार वश
माता पिता गुरु वृद्ध जनों का अपमान मत कीजिएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, उनके साथ कटु वचन का प्रयोग मत कीजिएगा। अन्यथा यही राहु जो कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, यही राहु नेगेटिवली एक्ट करना शुरू कर देंगे और फिर आपको कहाँ पर ले जा कर के छोड़ेंगे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी अपमान मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक सावधानी आपको बरतनी है पूरे गोचर काल में, और यही गोचर काल आपको बुलंदियों पर पहुंचाने जा रहा है अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दे दिया। नवम भाव तीर्थ यात्रा का होता है, देव दर्शन का होता है। आप तीर्थ यात्रा पर जाइए, देव दर्शन के जाइए, आपको लाभ ही लाभ होगा। और एक बात और, अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया, राहु का सबसे बड़ा उपाय है गंगा स्नान। एक बार भी अगर आपने गंगा स्नान का लाभ प्राप्त कर लिया तो फिर कहना ही क्या है। गुरु और राहु का चांडाल योग आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप पाना चाह रहे थे। गुरु पंचम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा संतान की दृष्टि से अत्यंत शुभ है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। भाग्य का तो सपोर्ट है ही। छठे भाव के स्वामी शनि हैं। छठा भाव क्या है? कंपटीशंस, नौकरी, सर्विस सेक्टर। शनि दिग्बली हैं, शशराज योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। सफलता ही सफलता का योग बन रहा है इस समय, अगर आपने एफर्ट्स किए। देखिए, शनि परिश्रम तो कराते हैं, परिश्रम में अगर आपने कमी की तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपने परिश्रम किया भरपूर, तो यही शनि जो दिग्बली हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता दिला देंगे। गुरु और राहु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर, और राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक हैं। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल, यात्राएं, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़। राहु क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और विदेश के कारक, और इसके अलावा शैडो रिलेटेड एरिया, जिनके बारे में मैंने शुरू में चर्चा की है। अगर आपने इस गोचर काल में राहु से संबंधित क्षेत्रों में, अब रिपीट नहीं करूँगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि राहु से रिलेटेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लिया तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु विदेश के कारक हैं। विदेश जाने, विदेश में सेटल होने, विदेश में व्यापार व्यवसाय करने और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आने वाले 6 माह जब तक राहु गुरु के साथ हैं, अत्यंत शुभ है। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य हो, राहु उसमें आपको हर तरह से कारक होते हैं, सफलता देते हैं। यहाँ पर बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, और बुध राहु के परम मित्र हैं, शनि के परम मित्र हैं, सूर्य के भी परम मित्र हैं, और राहु 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो धन की प्राप्ति भी होगी और संचय भी कराएंगे। बुध सामाजिक ग्रह हैं। सोशल रिलेशंस आपके बढ़ेंगे, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और आपको उससे लाभ मिलेगा। हालांकि शनि सप्तम में है, सप्तम विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, तो विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन विवाह होगा हर हाल में, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु
संतान के भी कारक होते हैं और विवाह के भी कारक होते हैं। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी। हालांकि गुरु सप्तम से संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन नवम भाव में है तो संतान और विवाह का योग तो बनेगा, भले ही थोड़ा विलंब हो। इस गोचर काल को देखा जाए तो धन संपदा, कार्य व्यवसाय हर दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, प्रॉपर्टी का भी लाभ दिखाई दे रहा है। बस सावधानी वही रखनी है जो मैंने आपको बताई है। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुरु जो हैं वो लीवर के कारक होते हैं, गुरु मोटापे के कारक होते हैं, तो पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, वेट बढ़ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, मोटापे की समस्या हो सकती है, क्योंकि गुरु वृद्धि के कारक हैं। तो खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, आप पर किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आएगी, आपको देवगुरु दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, ईश्वरी कृपा बरसाएंगे आप पर, आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। पंचम के भी स्वामी हैं गुरु और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो जो जातक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। नवम भाव में गुरु कारक होते हैं और लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, अच्छे विचार आएंगे, धर्म अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ आप पर ईश्वरी कृपा भी बरसेगी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं वो आप ध्यान रखिएगा और उपाय गुरु और राहु के करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी
शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।